52 पता क्या है, 52 इज जस्ट लाइक ए बाउंसिंग बॉल। अगर मैं एक बॉल को ऐसे छोड़ दूं तो क्या होगा, ग्राउंड पे हिट करके वापस आएंगे, फिर हिट करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर हिट करेंगे, फिर वापस आएंगे, एंड सो ऑन। तो 52 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस वर्टिकल ना होके हॉरिजॉन्टल, और ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस की जगह इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। देयरफॉर ठीक है, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, QE बाई M, है ना। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा QE अपॉन M, ये हो गया एक्सेलरेशन। और वो जो एक्सेलरेशन है उसके वजह से अगर मान लो d डिस्टेंस है, ये पूरा d डिस्टेंस कवर करेंगे, तो d डिस्टेंस कितने टाइम पे कवर करेंगे, d इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर, यानी t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2d बाई a। तो a हो गया QE बाई M। अब पता क्या है, सिमेट्री के वजह से कि जितना टाइम उसको वॉल तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको वापस आने में लगेगा। तो देखो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, 2 times t is equal to 2 times under root of 2d by a। a मतलब क्या है ना, QE by M, ठीक है ना। a हो गया इस केस में QE by M, ये वाला क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्या होना, ये जो चार्ज बॉडी है, ठीक है ना, ये जो चार्ज बॉडी है इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे, तो फोर्स इधर लग रहा है, तो वो वॉल को हिट करेगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, इस तरीके से चलता है। तो टाइम पीरियड का होगा ट्वाइस ऑफ दैट, दैट्स इट, और कुछ नहीं क्वेश्चन। ठीक है, देख लो अच्छे से, किसी और कुछ पूछना तो नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 62 एक्चुअली ना, एक तो ना तुम लोग को थोड़ा सा आवाज ना थोड़ा सा कम आ रहा है, तो इनकेस अगर आवाज नहीं भी आता ना तो मैसेज भी कर देना। हाँ बोलो। सर उसमें कॉर्पोरेट दे रखा है, इज इट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन? देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ना क्राइटेरिया कि एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस x, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है उसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, पर वो है नहीं। क्यों? क्योंकि तो जो फोर्स आ रहा है ना QE, ये कांस्टेंट फोर्स है, अपॉन m करके जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, इसलिए ये जो मोशन है ये ऑसिलेटरी होगा क्योंकि ऑसिलेशन चल रहा है। ये पीरियोडिक भी होगा, क्यों? क्योंकि आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम ये रिपीट हो रहा है, लेकिन ये SHM नहीं, ठीक है ना, ये चीज है, SHM ये नहीं होगा। सिक्सटी टू जैसे क्वेश्चन अगर याद होगा, मैंने एक कराया था शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो उसी के ऊपर ही मॉडल करके है ये। इसमें पार्टली ऑब्जर्वेशन और पार्टली अप्रोच है, तो बताता हूँ क्या करना है। जैसे ये जो क्वेश्चन दे रहा है, इसमें ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सॉरी ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, तो ये बोल रहे हैं जैसे 40 वोल्ट है, फिर 30 वोल्ट है, फिर 20 वोल्ट है, इस तरीके से। और जो इलेक्ट्रिक सर फील्ड है, आपने क्लास में कराया था सर, इसका ए पार्ट हो गया था, बी नहीं हुआ था। हाँ बेटा बोलो। सर आपने क्लास में ऐसा कराया था, मेरे को याद है, इसका ए पार्ट हो गया था, बी जो था वो नहीं हुआ सर। हाँ नहीं हर क्वेश्चन तो नहीं करा सकते ना, वो बी मैं बताता हूँ कैसे होगा, इसको भी बता देता हूँ। तो डीवीडीआर, तो डीवी कितना है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, तो डीवीडीआर इज इक्वल टू 10 बाय डीआर। अब डीआर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन्होंने जिस तरह से दे रखा है, इन्होंने दे रखा है ये है 10 सेंटीमीटर, और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो ये कितना होगा, 10 साइन 30 डिग्री, ये होगा 10 साइन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 साइन 30 डिग्री, यानी 10 इंटू हाफ, यानी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
तो 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05 मीटर। तो therefore इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू dV यानी 10 वोल्ट अपॉन dr यानी 0.05। Excuse me, sir. और एंगल कैसा आएगा ना, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये हो जाएगा 120 डिग्री। अगर ज्योमेट्रिकली बताना है तो बता सकते हो 120 डिग्री एंगल पे है और अमाउंट हो गया 10 बाई 0.05, तो ये भी चल सकता है। हाँ कोई कुछ पूछ रहे थे लग रहा है। सर मैं ये बोल रही थी, हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं ना, ER cos थीटा करके, थीटा 120 वोल्ट करके, वहां से भी E निकाल सकते हैं। चलो तो अब देखो क्या है ना कि फील्ड परपेंडिकुलर टू पोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसलिए फील्ड पहले निकालो। ये dr cos थीटा dr sin थीटा के चक्कर में मत जाओ, ठीक है ना। जो असली कंसेप्ट है वो है dr, वो dr परपेंडिकुलर, और बस ये निकालना है dr। और उसके बाद जब फील्ड आ गया उसके बाद कंपोनेंट पर, जैसे ये E आ गया ना, अब इसके कंपोनेंट एक इधर होगा फिर एक इधर भी होगा, तो वो E cos 30 माइनस आई कैप और E sin 30 प्लस j कैप वगैरह वो सब करो। उसके बाद पहले E निकालो, ठीक है। ये तो क्या पहला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में देखो क्या है। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी है। कैसे, ना ये देखो, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल और यहाँ पे इक्विपोटेंशियल। जरा ध्यान से देखो, 10 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल 20 है, नहीं 60 वोल्ट है। तो 10 सेंटीमीटर पे 60 वोल्ट आ रहा है, 20 सेंटीमीटर पे 20 सेंटीमीटर पे देखो 30 वोल्ट आ रहा है। यानी एक ऑब्जर्वेशन हो गया कि जैसे डिस्टेंस डबल हुआ तो पोटेंशियल आधा हो गया। फिर 30 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल 20 वोल्ट हुआ, यानी जैसे ही डिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ गया पोटेंशियल 1/3 हो गया। यानी इससे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं दैट V is proportional to 1/r। तो कुछ एक कांस्टेंट ले लेता हूं C by R, है ना। तो C by R ये प्रोपोर्शनल है, सॉरी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R है, तो V प्रोपोर्शनल टू C by R कर, तो दैट्स इट, बस हो गया अब तो। और अब हमें क्या निकालना है, हाँ डायरेक्शन क्या होगा, रेडियल। ये देखो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियल इलेक्ट्रिक, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से, ठीक है। देख लो सर हाँ बेटा, सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? नहीं ये पोटेंशियल निकला है ना। पोटेंशियल अगर 1/r होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्यों,
क्योंकि E क्या होता है dVdr, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो r to the power -1 को डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा r to the power -2 यानी 1/r²। तो यानी E प्रोपोर्शनल टू आ गया, इसको भी एक कांस्टेंट लिख दो C डैश। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। नाउ यू माइट से C डैश कहां से आएगा, चलो वो तो हम चेक कर लेंगे, पहले C निकाल लेंगे तो C एक्चुअली है ना C/r²। तो अगर C निकल जाएगा कैसे, ना देखो ना 10 सेंटीमीटर पे 60 वोल्ट है, तो जब R का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है यानी इक्वल टू 0.1 है, 0.1 है, उस समय V है 60 वोल्ट। R का वैल्यू 0.1 पुट करो, V का वैल्यू 60 पुट करो, तो C आ गया। C कितना आ गया, C इज इक्वल टू R यानी 0.1 into 60 यानी 6। तो C का वैल्यू निकाल दोगे 6 बस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया ना, इक्वल टू, अब तो प्रोपोर्शनल में जरूरत नहीं, अब तो इक्वल टू डाल दो, E is equal to C/r²। तो C क्या है 6 यानी इक्वल टू 6/r²। बस दैट्स इट। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर इस तरीके से निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन पोटेंशियल एनालिसिस। तो ये यानी ऑब्जर्वेशन से देखा हमने कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, ये 62 का था। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट को ना मेरे एक्सप्लेनेशन पे खत्म होना जरूरी नहीं है, मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद तुम्हारे अपने और डाउट्स हो सकते हैं, तो इसलिए जो भी है पूछते जाओ, मैं तब तक 66 देखता। हाँ तो 66 में वो क्या बोल रहे हैं बेटे, 66 तो आसान क्वेश्चन है। 66 में समझो, मैंने क्लास में भी एक क्वेश्चन कराया था अगर याद होगा, लेकिन मैंने क्यू का कराया था, इन्होंने पूछ लिया Q1 Q2 Q3, तो कैसे सॉल्व होगा। तो अगर ये Q1 और Q2 और Q3 है, Q1 Q2 Q3 और R है, तो देखो जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा वो क्या बनेगा, इन दोनों का क्या, K Q1 Q2 by R हो गया। फिर दूसरा पेयर तो K Q2 Q3 by R प्लस K Q2 Q3 by R प्लस K Q1 Q3 by R। अच्छा चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। तो बस ये तीनों का समेशन है और सब दिया हुआ है, R का वैल्यू दे रखा है, Q1 Q2 Q3 सब गिवन है, तो बड़े आराम से सॉल्व हो, ठीक है ना। सेवेंटी थ्री। देखो 73 ना, मुझे लगता है क्वेश्चन शायद पहचान नहीं पाए होंगे, अदरवाइज अगर देखा जाए तो 73 मैंने करा रखा है, बता दो कैसे। देखो पहला वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं क्यू चार्ज, तो आर डिस्टेंस दूर अगर पॉइंट पी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, K Q by R², ये आर डिस्टेंस दूर।
पहला वाले में तो कुछ है नहीं, सेकेंड वाले डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ पे r डिस्टेंस दूर है, और ये a है, ये a है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, याद है ना, माइनस ए पी वेक्टर बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो मैं इसको आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर लिखूंगा, तो माइनस ऑफ ए इंटू पी बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इधर, याद आ रहा है, डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट ये वाला, यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी माइनस ए पी बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, आ गया ना समझ में। अब क्या है, अगर मान लो, है ना, अगर मान लो इस चार्ज को भी यहाँ पे रखोगे, इन दैट केस क्या होगा, दोनों को वेक्टोरियल ऐड कर लो, अभी फिलहाल क्या है a p बाई आर स्क्वायर जे का, और अगर तुम डाइपोल मोमेंट को 2aq लिख देते हो, इन दैट केस माइनस आई का, यानी पार्ट बी का जो आंसर है, ये वाला बी वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है, पार्ट ए का ये है, पार्ट सी का आंसर पता है क्या होगा, पार्ट ए का आंसर प्लस बी, ये चीज। पार्ट सी में एक्चुअली उन्होंने क्या किया, पार्ट ए में जो चार्ज है वो भी डाल दिया, और जो पार्ट बी का चार्ज कन्फिगरेशन है वो भी डाल दिया, तो पार्ट सी का आंसर क्या होगा, ए का आंसर और बी का आंसर को ऐड कर, और ए का आंसर मैंने वेक्टोरियली दे दिया, बी का आंसर भी मैंने वेक्टोरियली दे दिया, तो बस दोनों को वेक्टर फॉर्म में ऐड करना और कुछ नहीं। ठीक है, 74, ठीक है, देखो 74 हो गया एसएचएम का क्वेश्चन, कैसे बताता हूं मैं। 74 में इन्होंने बोला है कि एक डंबल टाइप का है, और ये मास m है और प्लस क्यू चार्ज है, और ये भी मास m है और माइनस क्यू चार्ज, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है ना, तो इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स आएगा, दैट इज QE, और माइनस क्यू पे भी आएगा, दैट इज QE। फिर रॉड ऑफ लेंथ A, ध्यान रखना, यानी A इज द लेंथ, ये A है, इस बार ध्यान रखना, क्योंकि देखो डाइपोल मोमेंट होता है 2L/Q, लेकिन इस बार क्या होगा AQ, क्यों, क्योंकि A ही 2L के बराबर होता है, तो डाइपोल मोमेंट B इस बार हो गया AQ, नॉट 2AQ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई डेफिनेशन बदल रहा हूं, नो, इट इज जस्ट दैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने लेंथ को 2L लिया, बट यहाँ पे A दिया है, तो डाइपोल मोमेंट इसलिए AQ हो, और टॉर्क क्या होगा, A थीटा, थीटा स्मॉल होने से क्या होता है ना, sin थीटा इज अप्रॉक्सिमेटली थीटा, तो जो टॉर्क बनेगा वो क्या बनेगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या होगा ना, ये हो जाएगा A, तो देखो जो टॉर्क होगा वो है QE इनटू A sin थीटा, तो A इंटू Q तो डाइपोल मोमेंट हो गया, तो यानी इक्वल टू PE sin थीटा, यानी इक्वल टू PE थीटा। PE थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि sin थीटा इज अप्रॉक्सिमेटली थीटा, इधर ये आ गया टॉर्क, हो गया, ये आ गया टॉर्क। अब आ जाओ अल्फा इज इक्वल टू टाउ बाई आई इज इक्वल टू PE थीटा बाई आई, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, ये जो सेंटर है यहां से ये a/2 डिस्टेंस दूर है,
तो मोमेंटम इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, आर बोलते क्या होगा ए बाई टू, इधर भी ए बाई टू, यानी मोमेंटम इनर्शिया हो जाएगा एम इंटू ए बाई टू होल स्क्वायर का डबल। देख लो अच्छे से। सर एक्सक्यूज मी, एक सेकंड तो ये आ गया, जब ये पी ई थीटा बाय आई, आई बोलते क्या होगा ना एम स्क्वायर बाई टू, तो यानी टू ऊपर चला गया। और एक चीज है, अगर तुम इधर घुमाओ तो टॉर्क उल्टे डायरेक्शन में होता, तो यानी माइनस भी लिखेंगे, यानी फाइनली मैं लिखूंगा अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ 2pe, या p को a क्यू लिख लो, चलो मर्जी है, q a e बाय m a स्क्वायर इनटू थीटा, एक a भी कैंसिल कर लो, और ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये स्टैंडर्ड एसएचएम है, अगर लीनियर होता है तो स्टैंडर्ड एसएचएम होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और रोटेशन है इसलिए होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2qe by ma, तो and that is equal to 2 pi by t, यानी t is equal to 2 pi under root of ma by, ठीक है, चेक कर लो एक बार। सर एक्सक्यूज मी, हाँ बेटा, सर आंसर में 2QE नहीं है, सिर्फ QE है। अच्छा ये क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग है, मैंने ना रॉड को यहाँ पे क्लैम्प किया, इन्होंने क्वेश्चन को कुछ और लिखा है, इसमें बोले रॉड इज क्लैम्प्ड एट वन एंड, थोड़ा क्वेश्चन अलग है, यानी रॉड को यहाँ पे नहीं यहाँ पे क्लैम्प, तो अगर यहाँ पे क्लैम्प कर दो तो मोमेंटम इनर्शिया क्या होगा, फिर ms स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका तो मोमेंटम इनर्शिया बनेगा नहीं। मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना वो मैंने मिड पॉइंट पे क्लैंपिंग किया यहाँ, तभी देखो मैंने a बाई टू इधर लिया, a बाई टू इधर लिया, इसलिए देखो a बाई टू का होल स्क्वायर और m इंटू फिर डबल किया, इसका भी लिया इसका भी लिया। अभी मैं पढ़ के देख रहा हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है। वो क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्लैंपिंग हम एक एंड पे किया, यानी यहाँ पे किया, तो अगर यहाँ पे करोगे तो फिर इसका मोमेंटम इनर्शिया तो बनेगा नहीं, इसी का बनेगा सिर्फ ma स्क्वायर, यानी I हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन किया वो भी एक वैलिड क्वेश्चन है, तो इसलिए काम करो, इसको लिख लो क्लैंपिंग एट मिड पॉइंट। अगर क्लैंपिंग को मिड पॉइंट पे करो तो ये आंसर है, इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करूंगा एज पर ये वाला, यानी क्लैंपिंग एट द कॉर्नर, वो भी कर रहा हूं, बस 10 सेकंड रुक जाओ, अभी पहले इसको नोट कर लो, ठीक है ना, पहले इसको नोट कर लो और फिर मैं क्लैंपिंग एट कॉर्नर वाला पहले इसको नोट कर सर लो। एक्सक्यूज मी, हाँ बेटा, सर यहाँ पर लिख रखा है नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट ना करें तो क्या होगा? नहीं ग्रेविटी को इसलिए नेग्लेक्ट करेंगे तो अदरवाइज तो फिर ग्रेविटी का भी टॉर्क आ सकता है ना, बट वो सब इन्फ्लुएंस हमें नहीं लेना, तो वो सब हमें नहीं लेना है, ग्रेविटी वर्टी का टॉर्क भी ना आ जाए, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब हम करते हैं क्वेश्चन जो बुक में पूछा गया, क्लैंपिंग एट वन एंड। तो अगर एक एंड पे क्लैंपिंग करो तो बस एक चेंज है और कोई चेंज नहीं है, और वो है ये वाला।
वो है एम स्क्वायर। तो बस और कुछ नहीं, फिर ये 2 होता हट जाएगा, फिर तो टॉर्क हो गया पी थीटा, तो टॉर्क हो गया पी थीटा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो गया एम स्क्वायर। बस देखो 2 हट गया, बाकी तो वही है। तो आप चेक करो। सर एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा। सर यहाँ पर लिख रखा है कि रॉड का जो एक्सिस है वो डाइपोल का एक्सिस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर हमारे यहाँ तो एक्सिस अलोंग नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की। नहीं, टॉर्क एक्सिस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि ये कपल है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कौन से एक्सिस तुम बना। जैसे मान लो यहाँ पे क्लैम्प कर दो, यहाँ क्लैम्प कर दो, यहाँ क्लैम्प कर दो, यहाँ क्लैम्प कर दो, यहाँ क्लैम्प कर दो, कॉर्नर पे क्लैम्प कर दो, तो हर एक के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग बनेगा। लेकिन टॉर्क में कोई चेंज नहीं आता, क्यों? क्योंकि ये कपल है। कपल मतलब होता है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अगर होता है ना, तो टॉर्क कोई भी एक्सिस का निकालो एक ही आता है। इसलिए तुम अगर टॉर्क यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, टॉर्क में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए देखो टॉर्क को मैंने एज इट इज रख दिया, मैंने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है ना? सर एक्सक्यूज मी। सर मैं अगर एक एडिशनल इशू बता पाऊँ आपको सर इस हाँ? क्वेश्चन से रिलेटेड, तो सर वो सर ऐसा ना हर बहुत चैप्टर में हुआ है कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, बस 2-3 जो रहते हैं वो रोटेशनल मैकेनिक्स से रिलेटेड होते हैं। तो सर उसका कुछ जो थोड़ा बहुत हाँ बचा हाँ, है वो तो वो मुझे सर। याद है, बट ये ना अभी ज्यादा पैरेलल करेंगे ना तो दिक्कत आएगी, इसलिए मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा, ये लंबे चैप्टर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। खैर ये तो छोटे कॉन्सेप्ट है, ऐसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो ओके एक सर, आध थैंक। क्वेश्चन है। हाँ बोलो। नहीं सर मैं कह रहा था ठीक है सर, बाद में करेंगे। चलो अब एक काम करते हैं, अब हम लोग कुछ गॉस लॉ का भी क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी इतना तो टाइम है। सर एक बार इसका एक ऑब्जेक्टिव, सिर्फ एक क्वेश्चन डाउट था, वो कर सकते हो? बेटे सर इसका ऑब्जेक्टिव में से एक छोटा सा क्वेश्चन डाउट था, कर सकते हो आप अभी? हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। सर पेज नंबर 120 पे ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन 6। पेज नंबर 120 पे। हाँ बोलो। सर ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में 2 बार है एक्चुअली। सर ऑब्जेक्टिव 2 का। अच्छा, देखो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का जो होता है वो होता है वेरिएबल फील्ड, है ना? तो फोर्स कभी जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो जो फील्ड बनेगा वो ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा। तो अगर यहाँ पे एक डाइपोल ऐसे रख दो, तो देखो एक चार्ज को ज्यादा फोर्स मिलेगा, एक को कम मिलेगा, है ना? तो देखो नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा। So the net force on the dipole must be zero. The net force on the dipole may be zero. ठीक है ना? May be zero भी नहीं हो पाएगा। The torque on the dipole due to the field must be zero. नहीं, टॉर्क जीरो हो सकता है, जैसे इस केस में टॉर्क जीरो है, लेकिन अगर ऐसे रखोगे तो टॉर्क जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर, तो टॉर्क तो बन सकता है ना। लेकिन इस केस में क्या हो गया, इसके ऊपर फोर्स इधर और इसके ऊपर फोर्स इधर, तो ये दोनों सेम लाइन पे आ गया, इसलिए कोई टॉर्क नहीं बन रहा है इधर। और अगर डाइपोल को इस लाइन के अलावा ना रखे तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पर अगर डाइपोल को ऐसे रखोगे इन दैट केस बेटे टॉर्क तो बनेगा, है ना? टॉर्क तो बनेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू सर। चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, एंड दैट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ सॉल्व कर चुके बच्चे? यस सर। तो गॉस लॉ का भी कर लिया जाए। गॉस लॉ का क्वेश्चंस कितने हैं? अच्छा कमी तो है, 24 क्वेश्चंस है। चलो ठीक है, 1 to 15, पहले 1 to 15 करते हैं, और अगर टाइम बचेगा तो फिर आगे भी करेंगे।
हाँ 1 to 15 बताओ बच्चे, गॉस लॉ। सर थर्ड। हाँ थर्ड 3। यस सर। या तो एक काम करो, मैसेज ही कर दो, मैं उससे नोट कर लूं। अच्छा मनस्वी सिंह की मोमेंटम नशा वाला नहीं आया। अच्छा मोमेंटम नशा वाला क्लास तुमने अटेंड नहीं किए थे। अच्छा अच्छा, वैसे मोमेंटम नशा तो मेरा कंप्लीट हो गया है, टॉर्क और आगे की चीजें मैंने कंप्लीट नहीं करा है। तो 3, 11, 16 और 10, 3, 10, 11, 16 ये डाउट्स आ रहा है अभी तक। 6 भी है, ठीक है। और कोई? 18, ठीक। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद 3। बोल रहे हैं कि देयर कैन नॉट बी एनी नेट चार्ज इन अ रीजन व्हिच हैज इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स। चलो ठीक है, देखो ऐसे करें, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं गॉसियन सरफेस लेता हूं, सिलेंडर विद एक्सिस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो जो कर्व सरफेस एरिया है वहां पे देखो डीए वेक्टर ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे होगा, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। लेकिन जो फ्लैट सरफेस एरिया होगा उसका देखो डीए ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, है ना। और अगर यहां देखते हो तो डीए ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। अब बताओ, यहां पे तो cos 90 वाला इफेक्ट है तो जीरो, तो cos 90 जीरो होने के कारण ई डॉट डी जीरो होगा। यहां पे 180 डिग्री है तो cos 180 -1, और यहां पे 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री +1, और cos 180 डिग्री। यानी तुम अगर दो फ्लैट सरफेस का देखते हो तो एक का ई डॉट डी जितना पॉजिटिव आएगा दूसरे का उतना ही नेगेटिव आएगा। तो ई डॉट डी सरफेस इंटीग्रल मतलब और दी two flat surfaces will cancel each other out. ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो therefore E dot dA is equal to Q inside by epsilon naught. एक गॉस लॉ होता है ना, E dot dA is equal to Q inside by epsilon naught, and that is equal to 0. Therefore Q inside is equal to 0. सर हाँ बेटा, सर लेकिन हमने यहाँ बहुत स्पेशलाइज प्रूफ नहीं किया एक सिलेंडर लेके। नहीं स्पेशलाइज्ड, ये तो स्पेशलाइज्ड हो गया ना, बट तुम और मैं तो जनरल शेप ले करना चाहता हूँ। फिर पता क्या होगा, उसके इंटरप्रिटेशन हमें देना पड़ेगा। जैसे सपोज तुमने ऐसे लिया, फिर हम बोलेंगे कि जो लाइन एंटर किया वो सारे कहीं ना कहीं बाहर जाएंगे। तो एंट्री के टाइम याद करके तो हमने डिस्कस किया था कि गॉसियन सरफेस में अगर एंट्री होता है लाइंस के तो उनके काउंटिंग नेगेटिव होता है, और जब एग्जिट होता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एंट्री हो रहा है तो यहाँ पे सारे लाइंस का काउंटिंग नेगेटिव होगा, और यहाँ पे एग्जिट हो रहा है यहाँ पे सारे लाइंस का काउंटिंग पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली जितना एंट्री उतना ही एग्जिट, तो जितना नेगेटिव काउंटिंग उतना ही पॉजिटिव काउंटिंग, यानी काउंटिंग टोटल क्या होगा, 0 होगा। और वो 0 हो गया क्यू इनसाइड एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर
Q inside is equal to 0. थैंक यू सर। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर। सर हाँ बेटा, सर ये जो हमने अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कहा ना कि लाइंस एंटर करने जा रही हैं, सर मेरे को ये लॉजिक समझ आ गया था जब हमने किया भी था, लेकिन एचसी वर्मा में ना इसी चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने सॉलिड एंगल ले रखा है, मुझे वो समझ नहीं आया था सर, आप किसी नहीं वो सॉलिड एंगल वाला अलग कंसेप्ट है, अभी आएगा तब बताओ। अच्छा ओके सर थैंक यू। अब क्या है, सिक्स्थ वाले के लिए हम थोड़ा चालाकी करेंगे। कैसे ना, इन्होंने दे रखा है कि ए बाय ए का शीट है, ए और ए का शीट है, और यहां से a/2 डिस्टेंस दूर एक चार्ज रखा, यानी शीट के सेंटर से a/2 डिस्टेंस ऊपर। अब मैं काम करता हूं, मैं चालाकी पता क्या करूंगा, मैं इस शीट को अकेला नहीं रखूंगा, मैं इसके बाद 5 शीट और ऐड करूंगा। कैसे, सारे a/a यहां पे ऐसे एक डाल दो, फिर यहाँ पे एक a/a का डाल दो, यहाँ पे भी एक a/a का डाल दो, और यहाँ पे भी एक a/a का डाल दो। यानी क्या हो गया, अब ये पूरा चार्ज घिर गया बाय टोटल 6 शीट्स, सारे a/a का है, और जो चार्ज है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द क्यूब, यानी क्यूब इज एट सेंटर ऑफ क्यूब। और हमें पता है कि एक चार्ज क्यू से जो फ्लक्स निकलता है, नंबर ऑफ लाइंस निकलता है, वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है नंबर ऑफ लाइंस n is equal to q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये पूरे क्यूब के लिए 6 सरफेस के लिए, तो एक सरफेस का क्या होगा 1/6। therefore इस वाले सरफेस पे therefore each surface gets a flux of q by which includes the surface that has been asked in the question. क्वेश्चन में जो सरफेस पूछा जा रहा है उसका भी वही होगा, फिर q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। I hope it's okay now. चलो ठीक है। हाँ बेटा, सर मेरे को ये क्वेश्चन पहले देख के ये लगा था कि जैसे क्यू चार्ज तो सरफेस पे है ही नहीं ना, आउटसाइड है, और आपने बोला था कि गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए होता है, तो मेरे को लगा फ्लक्स 0 होगा। नहीं देखो, समझे नहीं, गॉस लॉ में क्लोज सरफेस में फ्लक्स 0 तब होगा जब चार्ज आउटसाइड दी गॉसियन सरफेस है। पर चक्कर ये ना कि ये जो गिवन है शीट, ये गॉसियन सरफेस नहीं हो सकता। क्यों? गॉसियन सरफेस वो सरफेस होता है जो कुछ वॉल्यूम को इनक्लोज भी करता है। एक शीट गॉसियन सरफेस नहीं हो सकता, कुछ वॉल्यूम में इनक्लोज करना चाहिए। तो देखो, मैंने वॉल्यूम इनक्लोज करने के लिए तो किया, इस आसपास शीट्स डाल दिया, इधर आमने सामने आगे पीछे सब जगह शीट्स डाल के एक प्रॉपर क्यूब बना दी, सो दैट जो चार्ज है वो क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे आ जाए। अब जाके गॉसियन सरफेस बना है, और जब तुमने गॉसियन सरफेस बना लिया, अब देखो चार्ज आउटसाइड नहीं है, चार्ज अब इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इसी वजह से जो है फ्लक्स हो जाएगा कितना ना, q by 6 एप्सिलॉन। अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, ठीक है ना। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लूं, आई होप कि तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा ये चीज। सपोज मैं कहता हूं कि मैंने, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, मैंने क्यूब लिया, और यहां पे चार्ज है, तो क्यूब के 6 सरफेस है, मान लो ए बी सी डी है ना, एफ जी एच। तो जो 6 सरफेस है, एक एक सरफेस पे क्या फ्लक्स होगा अब तुमको बताना है। ये जो क्यूब है, इसके कॉर्नर पे मैंने क्यू चार्ज रखा, क्यूब के कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा, तो क्यूब इज एट कॉर्नर ऑफ क्यूब, ठीक है ना, चार्ज इज द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो फाइंड इलेक्ट्रिक
electric flux through each surface. ठीक है, find the electric flux through each surface. अच्छा, अरमान ने आंसर दिए हैं, that is Q by 48E. चलो कोई नहीं, मैं भी देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, बाकी लोग वैसे आंसर नहीं दे रहे कुछ खास। अजितेश, ये डाउट सारे जो हम डिस्कस कर समझ में आ गया? यस सर। ध्रुव, ऑल फाइन? यस सर। और कौन है जो नहीं पूछ रहे? हाँ अक्षिता बेटे, तुमने सारे सॉल्व कर लिए थे बेटे क्वेश्चन? सेकंड सर गॉस लॉ नहीं करा है अभी। वासवा नहीं करे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले सारे किए थे? यस सर। और उसमें से तुमने अपने डाउट सारे क्लियर कर लिए? हाँ जी सर, 2 आए थे वो पूछ लिए थे आपने। अच्छा चलो ठीक। कुछ मैसेज भी आ रहा है। ओके, आंसर आ रहा है कुछ। मनस्वी ने दिया Q by 24, अरमान ने दिया Q by 48, अक्षत बोले नहीं Q by 8 एंड सो ऑन। ओके, देखता हूं मैं। सर सर इसमें मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सर मतलब कुछ सरफेस से अलग आया और कुछ सरफेस से अलग आया। अच्छा देखो, मैं पहले सॉल्व कर देता हूं। आई थिंक दैट विल आंसर योर क्वेश्चन। एक्चुअली इस केस में मल्टीपल ही होगा, सारे सरफेसेस के सेम फ्लक्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बता दो। देखो, पहली बात तो अभी क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना, अभी थोड़ा जगह चाहिए मुझे, तो मैं इस चीज को हटा दूं, ठीक है ना? मैं क्यूब थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। देखो, ये जो कॉर्नर पे मैंने चार्ज रखा है, इसके जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस के ऊपर जाएंगे। ये कौन सा सरफेस है? ये टॉप सरफेस है। ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? उस सरफेस को ग्रेज करते हुए जाएंगे। ग्रेज बिल्कुल छू के जाएगा पूरा, एकदम ऐसे करके। तो देयरफॉर जो डी वेक्टर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे वो तो होगा ऐसे भाई, सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर। और ये हो जाएगा 90 डिग्री। यानी जो ऊपर का सरफेस है उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो ग्रेजिंग करके जाएंगे, इसलिए नो फ्लक्स। तो मुझे अल्फाबेट्स तो याद नहीं आ रहा है, तो मैं अपने हिसाब से फिर से बता देता हूँ। A B C D, हो सकता है कि मैंने इसके पहले अलग बनाया होगा, कोई बात नहीं, डोंट वरी। तो Q फ्लक्स ऑफ ABCD सरफेस तो 0। सिमिलरली अच्छा, B शायद यहाँ पे, ये A, ये C था और ये D, क्या मुझे याद है। फिर शायद पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, जो भी है कोई बात। अल्फाबेट्स में मत जाओ, मेन थिंग। सिमिलरली डीसी वाले में ये प्रॉब्लम आएगा। देखो, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगे क्रेजी। तो एक्चुअली पता क्या, उस कॉर्नर के साथ टच किया हुआ, ठीक है ना, उस कॉर्नर के साथ टच किया हुआ 3 सरफेस है जिसके फ्लक्स 0। कैसे? द फ्लक्स ऑफ टॉप सरफेस, सामने वाला सरफेस और इधर वाला बैक साइड। तो ABCD is equal to flux of DCGF is equal to flux of DAEF। लेकिन पहले समझो ये कौन सा है। इस कॉर्नर के साथ 3 सरफेस टच कर रहा है। ऊपर का सरफेस, एक फ्रंट सरफेस ये वाला, और एक इधर वाला बैक सरफेस। इन तीनों के फ्लक्स 0 होंगे, ठीक है? तीनों के फ्लक्स 0 होंगे, ध्यान रखना। अब रह गया बाकी। अब थोड़ा ध्यान से सुनो एक चीज और, फिर हम चालाकी कर रहे हैं। कैसे चालाकी? देखो, मेरे क्वेश्चन में देखिए क्यूब ऐसे दिया गया और कॉर्नर पे चार्ज है।
इसका भी मैं काम करता हूं, मैं इसके आसपास 7 क्यूब और लगा देता हूं, 7, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ये तो एक लेयर हो गया ना, और इस लेयर के बीचों बीच चार्ज है, और इसके ऊपर एक और लेयर लगा दो, ऐसे कर। फाइनली पता क्या हुआ, फाइनली पता क्या हुआ कि पूरे बड़े क्यूब के एकदम सेंटर पे आ गए। और इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्यूब के जो बेस है, बड़े क्यूब के जो बेस है, इसके फ्लक्स तो वही होगा Q/6, पर अगर हमें एक सरफेस का चाहिए, ये वाला का चाहिए, ये क्या होगा, ये बेस का 1/4 है, और पूरे फ्लक्स ऑफ बेस इज इक्वल टू Q/6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मुझे उस बेस का सिर्फ एक हिस्से का फ्लक्स चाहिए होगा, ये वाला, वो क्या होगा, बेस के फ्लक्स का 1/4। So therefore, flux of FEHG, flux of FEHG will be same as flux of ABHE. Will be same as that of flux of CBHG. And that is equal to सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर ये Q/8 × 4 नहीं होगा? Q/8 into 4 मतलब सर 1/8 और उसका 4 1/4 यानी 24। सॉरी, हाँ ये 7/4। क्योंकि Q/6 तो पूरे बेस का था, उसका 1/4 यानी 24। देख लो, चेक करो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर मैंने एक और लॉजिक लगाया था सर। जैसे आपने मतलब वो जो ऊपर क्यूब स्टैक करे हैं तो वो टोटल 8 क्यूब्स हो गए, और वो जो क्यू चार्ज हो गया एक तरीके से उन सेंटर पे हो गया, तो 8 क्यूब्स का अगर थ्रू फ्लक्स निकालेंगे तो वो Q/ε0 हो गया, तो एक क्यूब का निकालेंगे तो वो Q/8ε0 हो गया, और जो हमारे बचे 3 सुनो, कई लॉजिक काम सरफेसेस। करे, समझ गया मैं तुम्हारे लॉजिक को, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं समझ गया। थोड़ा सा मैं और शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे 8 क्यूब है, तो एक एक क्यूब को मिलेगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट, और एक क्यूब में से सिर्फ 3 ही सरफेस है जिसमें से फ्लक्स जा रहा है, 3 तो ब्लैंक है, और वो सारे इक्वल है। तो एक एक क्यूब के लिए Q/8, और एक क्यूब के जिन सरफेस से फ्लक्स बन रहा है, वो 3 तो 0 बन रहा है, जो बाकी तीनों में फ्लक्स बन रहा है उसमें इक्वल शेयरिंग होगा। तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक एक क्यूब में 8 है, मतलब Q/8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल 8 क्यूब में Q/एप्सिलॉन नॉट, तो एक एक क्यूब में Q/8 एप्सिलॉन नॉट, और एक एक क्यूब में 3 सरफेस में वो बट रहा है, तो देयरफॉर वो 3 से फिर कर दो तो Q/24 एप्सिलॉन। ठीक है ना? तो these are the various ways in which you can explain it, और जो मैंने बताया वो तो है ही। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये एडिशनल क्वेश्चन होगा जो कि बुक में नहीं था, बट मैंने समझा दिया कि क्यूब रिलेटेड ही था, इसलिए समझा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्यूब का तो कर लिया 6, इसके बाद 10 ऐसा है ना। 10 का मैं अभी याद है मुझे, अभी रिसेंटली क्या था मैं, तो थोड़ा सा 10 में पता क्या बोल रहे हैं कि गोल्ड न्यूक्लियस है, और उसको मैं एक स्फीयर मान रहा हूं, सॉलिड। तो गोल्ड का अगर एटॉमिक नंबर Z है, तो जो टोटल चार्ज है, जो टोटल चार्ज है वो हो जाएगा ZE, और कैपिटल R सपोज रेडियस है, तो याद है ना इनसाइड पॉइंट पे कैसे फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, तो होता है K E इनसाइड, बस दैट्स इट।
अब इन्होंने बोला है कि रेडियस का मिड पॉइंट दैट इज स्मॉल r की जगह कैपिटल R by 2 पुट करना, बाकी तो सब सेम ही है। तो E इनसाइड का ही फॉर्मूला, अगर E सरफेस पे निकालना है तो KQ by कैपिटल R, ये हो गया कैपिटल R। तो यहाँ पे अगर E चाहिए इज इक्वल टू K कैपिटल Q by कैपिटल R का स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से जो है बड़ा आराम से हो जाता है। ठीक है ना, तो 10 का आराम से कर लो। एक और थियोरेटिकल क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, दैट इज रिमेंबर दैट गोल्ड इज अ कंडक्टर, इज इट जस्टिफाइड टू एज्यूम दैट द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो एक्चुअली इशू पता है क्या है, गोल्ड कंडक्टर है उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कंडक्टर वाले में कोई इशू नहीं है। इशू इज दैट कंडक्टर वाला जो चीज है और जो चार्ज है और वो सब, वो आउटसाइड द एटम होता है। फ्री स्पेस के अंदर, जो एटम के बीच में फ्री स्पेस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, ये कंडक्टर का मेन इशू। न्यूक्लियस के अंदर तो जो चार्ज होता है यानी प्रोटॉन्स होता है वो बहुत पैक्ड रहता है, इसलिए न्यूक्लियस को एक सॉलिड स्फीयर मानने में कुछ खास दिक्कत, दैट्स ओके चलेगा। इसलिए ये जो फॉर्मूला यूज कर रहा है ये सॉलिड स्फीयर का, ये चलेगा, कोई दिक्कत, ठीक है ना। और वो जो कह रहे हैं कि चार्ज तो सारा सरफेस पे आ जाता है, वो सरफेस पे कैसे होता है ना, बल्क मटेरियल में चार्ज सरफेस पे आ जाता है, पर यहाँ पे बल्क की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस की बात हो रहा है। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स है वो पैक्ड रहता है, इसलिए उसमें सरफेस पे आने का कोई चांस, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग चीज है, तो लाइक नॉट इवन कंपैरिजन है। 11th का तो देखो आई थिंक सर एक्सक्यूज मी, मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, मैं लीव कर दूं? हाँ थैंक यू सर, बाय सर। अच्छा जो हाँ तुम लोग क्लास की, अच्छा हाँ टाइम भी हो गया ना, चलो कोई बात नहीं, आज इतना ही कर लेते हैं 8:30 तक, ठीक है ना। तो इसको जो है ना हम लोग मे बी मंडे या ट्यूसडे कभी एक दिन क्लास रख लेंगे, तब हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो कल भी क्लास होगा और कल के क्लास में हम लोग फिर वापस कैपेसिटेंस को जो है कंटिन्यू, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, एक दो क्वेश्चन जो है अब अगले के दिन के लिए रखें, ठीक है। चलो ओके बेटे, हैव अ गुड डे, बाय बाय, आज के लिए इतना ही, बाय सर, थैंक यू सर। ओके बेटे, Thank you, sir. ओके बेटे, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक Thank यू you, सर। sir. थैंक यू बेटे, बाय बाय।